Today we are going to start with the new chapter, basically very interesting chapter, hire purchase and installment payment system. HP system we can also say that. So ये चैप्टर बहुत ईजी है, बस इसके कुछ टेक्निक्स आपको समझने हैं एंड वंस यू आर डन विद दैट टेक्निक्स एंड बेसिकली दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके सेट हो जाना चाहिए दिमाग में, वो अगर हो गया तो ये चैप्टर बहुत ईजी है. ओके, नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन एंड स्पेशल फीचर. हायर परचेज अकाउंटिंग. पहले आप ये समझो हायर परचेज क्या होता है. हायर परचेज में बेसिकली आप परचेज करने जाते हो, राइट. कोई भी गुड्स अगर शॉप में परचेज करने जाते हो तो यू ऑलवेज हैव अ मनी विथ यू एंड यू पे द अमाउंट एंड हैव दैट गुड्स, यू गेट दैट गुड्स इमीडिएटली, राइट. और आप उसके ओनर्स बन जाते हो, राइट. लेकिन अब हायर परचेज सिस्टम क्यों आया, पहले ये समझिए. इट इज़ नॉट ऑलवेज हैपन्स कि आपके पास इनफ मनी हो टू बाय दैट थिंग, राइट. तो अभी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वन ऑटो रिक्शा पर्सन वांट्स टू हैव दैट ऑटो टू अर्न द मनी. ही वांट्स टू डू दैट बिजनेस ऑफ कन्वेंस वाला जो बिज़नेस है, जो वो ऑपरेट करना चाहता है और वो उससे अर्न करना चाहता है. बट राइट नाउ उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं जो वो ऑटो ख़रीदे. अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ का अगर वो ऑटो आता है तो वो अमाउंट भी उसके पास नहीं है जो वो ऑटो ख़रीदे और वो ऑटो परचेस करके काम कर सके, राइट. तो इस केस में यहाँ पर EMI भी अगर आप बोलोगे आप लोन ले लो जाकर, तो लोन लेने के लिए भी इतना प्रोसीजर्स है एंड एट द सेम टाइम वो लोन उन्हीं को मिलता है जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी होती है, जो बहुत सारे इनकम रिटर्न्स को वो देखते हुए लास्ट ईयर के रिटर्न्स के इनकम ट्रैकिंग करते हुए उनको लोन मिलता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट कि बैंक भी आपको लोन दे देगी. बट इन हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि आप एक पर्सन को अप्रोच करते हैं. वो पर्सन आपको मनी नहीं, वो ऑटो ख़रीद के देता है, राइट. वो ऑटो ख़रीद के देगा, मान लो वो 1 लाख रुपीज़ का आपको वो परचेज करके दे देगा. वो दैट ऑटो वाले पर्सन को वो ऑटो मिल जाएगा विद द कंडीशन दैट कि आप उसका जो अमाउंट है वो ओवर द पीरियड इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे, राइट. तो वो उन दोनों के बीच के एग्रीमेंट में क्या होता है कि ऑटो रिक्शा वाले के पास आ जाता है, ही यूज़ दैट ऑटो, उससे वो अर्निंग करता है और वो बेसिकली जो सामने वाला पर्सन है जिससे उसने वो ऑटो ख़रीदा है उसको इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट देता रहता है. तो ये पूरी स्टोरी है. लेकिन आप पूछोगे इसमें दैट हायर परचेजर और वेंडर 2 जन रहते हैं, उनको क्या फ़ायदा. तो सामने वाला जो है जिससे आप परचेज करके ला रहे हो, बेसिकली उससे क्या फ़ायदा होगा, उसे इंटरेस्ट का फ़ायदा होगा. वो 1 लाख रुपीज़ का ऑटो वो बोलेगा मैं तुमसे 1,25,000 में लूँगा, राइट. तो ही विल अर्न 25,000 एज अ इंटरेस्ट अमाउंट, राइट. तो इसमें उसका फ़ायदा 25,000 का फ़ायदा. जो ऑटो रिक्शा वालों को क्या फ़ायदा, उसको इमीडिएटली ऑटो मिल जाएगा और ही विल एबल टू अर्न द मनी आउट ऑफ इट एंड विल एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट्स, राइट. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों विन विन सिचुएशन में रहते हैं. एक को 1 लाख के सामने 1,25,000 मिल रहा है, राइट. और अगर ऑटो रिक्शा वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसे इतना ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ रहा और इमीडिएटली ऑटो मिल रहा है एंड पोजेशन मिल रहा है. बट इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल फीचर है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल, नॉर्मल परचेज. इसमें ओनरशिप पास हो जाती है, लेकिन एक राइट दैट पर्सन विल बी हैविंग, जिनसे वो ख़रीदा है, कि अगर तुमने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया, जो भी इंस्टॉलमेंट हर महीने ड्यू है वो पेमेंट नहीं किया, तो मैं मेरा ऑटो वापस तुमसे ले लूँगा, रीपोजेस कर लूँगा, ठीक है. पोजेशन देता है, लेकिन अगर कंडीशंस टूटे, एग्रीमेंट में प्रॉब्लम आया, व्हाटएवर, तो रीपोजेस कर लेगा. लेकिन अगर यही बात अगर हम अपने होम लोन्स के बारे में बात करें, वी टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक से ये लोन लेते हैं कि हम EMI पे करते रहेंगे. हम उसी घर में रह रहे, राइट. तो हम उसी जब घर में रहते हैं,
हम लोन का अमाउंट पे कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो हम डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं, कोई भी अमाउंट पे नहीं करते, बट बैंक डोंट हैव अ राइट टू टेक द हाउस अवे। लास्ट अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तो ही लेंगे, नहीं तो हम अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में अपने ओनर जैसे बिहेव करके रहेंगे, और अगर उनका पेमेंट नहीं हुआ तो एक्स अमाउंट हम पे कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे घर रीपजेस नहीं कर सकता है। तो अलग अलग इसके अंदर स्पेशल फीचर है। नाउ वी विल स्टडी द थ्योरी पार्ट ऑफ इट। थोड़ी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं धीरे धीरे आपके नेक्स्ट स्टेप पे, सम्स के स्टेप पे जाऊंगी। बस आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखो कि मेरे साथ थ्योरी एज वेल एज सम्स साथ में हो जाना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा चैप्टर। जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा। नाउ विल स्टडी द हायर परचेज अकाउंटिंग। अंडर द हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेजर pays the cost of purchased asset in the number of installments। हमने डिस्कस किया इंस्टॉलमेंट्स में जाएगा। The ownership of the good is transferred, right, by hire vendor only after the payment of आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आप ध्यान से समझो। आपको ऑटो मिल गया, आपको ऑटो चलाने के लिए मिल गया, लेकिन जैसे हाउस जैसे होम लोन टाइप्स में देखोगे तो ओनरशिप, ये घर आपके नाम का हो जाता है। अदर लोन में देखोगे तो भी वो चीज़ आपके नाम की हो जाएगी, चाहे व्हीकल लोन ले रहे हो या वॉट एवर, राइट। लेकिन यहाँ पर ओनरशिप जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डीड है, वो कब पास ऑन होगा? जब फाइनल पेमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट, जब आपने डिसाइड किया कि मैं आपको 2 साल में इंस्टॉलमेंट ख़त्म करके दे दूंगा, तो सेकेंड ईयर के एंड में ही जब पूरे इंस्टॉलमेंट सर्व कर दिए जाएंगे तभी ओनरशिप इसमें पास ऑन होगी। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल फीचर पोजीशन। द हायर वेंडर ट्रांसफर ओनली द पोजीशन ऑफ गुड टू द हायर परचेजर। तो हायर वेंडर कौन हुआ? पहले ये समझ लो कि सामने वाला बंदा जो आपको अमाउंट दे रहा है या लोन दे रहा है या एसेट दे रहा है, राइट, वो अपना ट्रांसफ़र करेगा पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द हायर परचेजर, परचेजर जो खरीदने वाला है, इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज इज मेड। तो ये पोजीशन ट्रांसफ़र हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। लो पकड़ो, काम करो। तो दिस इज अ पोजीशन। इंस्टॉलमेंट्स, गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द हायर वेंडर on the condition that goods are delivered by the hire vendor on the condition that hire purchaser should pay the amount in a periodical installment। ये भी फिक्स है कि periodical installment में उसे पे करते रहना है। डाउन पेमेंट, जैसे आप कुछ लेने जाते हो, कोई भी चीज़, तो बड़ा एसेट लेने जाते हो तो एक डाउन पेमेंट करके आते हो, इमीडिएटली एक अमाउंट लेकर आते हो कि भाई अब ये एसेट मेरा, लो 1000 रुपया पकड़ो। दैट इज़ नथिंग बट अ डाउन पेमेंट। हायर परचेजर जनरली मेक्स अ डाउन पेमेंट द अमाउंट ऑन साइनिंग द अग्रीमेंट। इट इज़ नॉट दैट कि वो अमाउंट कुछ फिक्स हो, लाखों में रन हो, कुछ भी 5000 2000 तक का भी अमाउंट भी होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डाउन पेमेंट। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट ऑफ, आपको पता है EMI, मैं EMI की बात कर रही हूँ, इंस्टॉलमेंट की बात कर रही हूँ। 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट और दूसरा है कैपिटल पेमेंट, राइट। तो ये बोलते हैं हम जो जनरली यूज़ करते हैं EMI में, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है। ओनरशिप की बात करेंगे, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज पास टू द हायर परचेजर लाइक ऑटो रिक्शा वाला on the payment of last installment and the exercising the option conferred up to him under the agreement। repossession मैंने बोला था आपसे वापस ले सकता है। in case the default हुआ, in the payment of even the last installment, the higher vendor has a right to take the goods back without making any compensation। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप एक भी चीज़ों में डिफ़ॉल्टर हुए तो हम आपसे अपना ऑटो वापस ले लेंगे। तो दिस इज़ वेयर आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ ऑटो। अभी हमारे पास जो सम आएंगे उसके अंदर बहुत अलग अलग सिनेरियोज मिलेंगे। प्रोसीडिंग फर्दर विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द टर्म यूज्ड। वैसे तो अभी आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी सारे टर्म्स, लेकिन एक बार हम इसकी थियोरी पार्ट है। डेफिनेटली थियोरी आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड द different words used here।
Hire vendor is a person who delivers the good along with its possession to the hire purchaser under the hire purchase agreement. Hire purchaser कौन है? The person who obtains, यहाँ delivers है, यहाँ obtains ले रहा है, इसको आप दिमाग में रख सकते हैं ऑटो रिक्शा वाला, right? And the goods and right to use the same from the hire vendor under the hire purchase agreement. Cash price, अच्छा अभी इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हो. कैश प्राइस मतलब 1 लाख जो मैंने बोला था ऑटो 1 लाख का है, उसके ऊपर इंटरेस्ट 25,000 है. तो कैश प्राइस इज अमाउंट टू बी पेड बाय द बायर ऑन आउटराइट परचेज इन कैश, राइट. आउटराइट मतलब तुरंत अगर जो परचेज करने जाएंगे तो हमें कितना कैश पे करना पड़ेगा? आइडियली इट्स 1 लाख, राइट. लेकिन हम एचपी बेसिस में जा रहे हैं, तो एचपी में हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें 2 अमाउंट पे करना पड़ेगा. एक तो कैश प्राइस के साथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट, दैट बिकम्स 1 लाख प्लस 25,000, 1,25,000. डाउन पेमेंट मैंने आपको बोला, डाउन पेमेंट इज अ इनिशियल पेमेंट मेड टू द हायर वेंडर बाय द हायर परचेज एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द हायर परचेज अग्रीमेंट. हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द हायर एचपी इंस्टॉलमेंट? अच्छे से समझना, ये बताया है मैंने. HP installment is the amount which the hire purchaser has to pay after the regular interval up to the certain period as specified in the agreement to obtain the ownership of the asset purchased on the payment of the last installment under the hire purchase agreement. It comprises of what? Principal amount and interest on unpaid amount. ये हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड ओवर हियर? सो बेसिकली मैंने आपको बोला एचपी इज़ नथिंग बट, जो मैंने बोला था कैश प्राइस है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस हमने क्या बोला था, इंटरेस्ट अमाउंट, तो 25K. डन. व्हाट इज एचपी प्राइस? इट मीन्स अ टोटल सम पेबल बाय हायर परचेजर टू ऑब्टेन द ओनरशिप ऑफ एसेट परचेज अंडर दिस. इट कंप्राइजेज ऑफ अगेन 1 लाख रुपीज कैश प्राइस प्लस 25,000, दैट इज इंटरेस्ट का पॉइंट ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस. तो ये बेसिकली पूरे के पूरे टर्म्स के बारे में डिस्कशन हुआ है. अब इसके ऊपर खाली सम्स मिलेंगे. फर्स्ट पहले हमें कुछ केसेस स्टडी करने हैं, उसके बाद हमें इनके जर्नल एंट्री समझने हैं एंड देन फाइनली इसकी पोस्टिंग. तो ये स्टेप बाय स्टेप में चलेगा. एक एक स्टेप अगर आपका परफेक्ट होते जा रहा है तो डेफिनेटली ये एंड तक में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा. ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड द केस 1. अब मैं आपको कैलकुलेशंस बता रही हूँ टू फाइंड आउट कभी इंटरेस्ट, राइट, कभी कैश प्राइस, व्हाट इज एचपी प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा. तो ये सब अलग अलग सिनारियोज पे पहले मैं वर्क कराऊंगी, फिर उसके बाद हम सम पार्ट में आएंगे. सो वी हैव टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट. हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट व्हेन द कैश प्राइस हमें पता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन. क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कैश प्राइस कोई एसेट का 37,500 है, डाउन पेमेंट आपने उसी समय 5,000 किया और बाकी की चीज़ आपने बोला मैं 7,500 5 इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा. 5% इंटरेस्ट रेट चल रहा है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट विच इज़ बिन इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द इंस्टॉलमेंट. सी इस टाइप के सम में बेसिकली आपको ईजी अलग अलग बुक्स अलग अलग मेथड देते हैं, बट आई एम गोइंग टू यूज़ अ वन फॉर्मेट जहाँ पर हर सम मैं उसी फॉर्मेट से सॉल्व करूँगी और वो थोड़ा सा आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी रहेगा. इवन दैट अगर वो करने के बाद भी आपके अपने खुद के बुक्स के भी समझ में आ रहे हैं तो आप उससे भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर वाइल डूइंग द सम. चलो विल डू दिस सम. आई हैव मेड अ फॉर्मेट ओवर ईयर. फॉर्मेट इज ईयर. आपको कितना मतलब कितने दिनों में, इंस्टॉलमेंट नंबर्स भी बोल सकते हो, ईयर भी बोल सकते हो, कितनी बार आप देने वाले हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट अमाउंट. ईएमआई क्या रहेगा हमारा? ईएमआई इज़ नथिंग बट मैं इधर ऐसा भी लिख सकती हूँ, ईएमआई को मैं इज इक्वल टू प्रिंसिपल, राइट, प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ लिखा है. तो सम कभी भी चालू होगा तो पहले मैं 0th ईयर से चालू करूँगी, 0th 1, राइट. सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होता है दैट ओपनिंग बैलेंस कभी भी हमारा यहाँ पर कैश प्राइस से चालू होगा. ओके,
तो कैश प्राइस कैसे निकलेगा हमारा 37,500 हमें सब में दिया हुआ है उन्होंने। EMI हमें नहीं पता, हमें पता है बेसिकली, लेकिन फर्स्ट ईयर में 0th ईयर में जब मैं ख़रीदने जा रही हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट करके आ रही हूँ, राइट। तो ये मेरा फर्स्ट अमाउंट आ गया। तो कभी भी यहाँ पर आपका EMI विद इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आज ज़ीरोथ मतलब मैं शॉप में गई हूँ तो मुझे ज़ीरोथ पॉइंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मांगेगा बंदा। ओके, सो इस केस में अब हम प्रिंसिपल अमाउंट में आएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा यही 5,000 रहेगा। आपने प्रिंसिपल पेमेंट किया है, लेकिन मैंने क्या बोला, जिस समय आप शॉप में जाओगे थोड़ी ना वो आपसे इंटरेस्ट मांगे। इंटरेस्ट तो एक ईयर ख़त्म होने पे वो मांगेगा। नाउ क्लोजिंग बैलेंस अगर आप देखोगे तो क्या होगा, जो ओपनिंग था उसमें से आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 32,500। अब हम आगे आएंगे 32,500 में सेकेंड ईयर में। इन्होंने बोला है, पहले मैं लिखती हूँ ओपनिंग, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्लोजिंग है तो अगले साल का ओपनिंग होगा। अब समझो, डाउन पेमेंट की एंट्री कर दी, कैश प्राइस लिख दिया, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5। अभी एक चीज़ चेक करो, 7,500 मुझे कितने साल में देना है, 5 साल, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट में देना है। 5 मंथ भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। ओके, तो मैंने कितने में दिया, कितना अमाउंट दिया, 37,500। तो मैंने एक पूरा का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करने जा रही हूँ मैं, इतना, राइट। और साथ में मैंने DP भी दिया था, कितना दिया, 5,000। तो आप समझ सकते हो इसका कि आपने इन शॉर्ट आपके इस एसेट को ख़रीदने में HP बेसिस पे ख़रीदने के लिए आपको कितना पैसा गया, 37,500 प्लस 5,000 42,500, मतलब 37,500 जो मैंने ऑटो रिक्शा वाले का एग्जाम्पल में कंपेयर किया था, तो ये बन गया 1 लाख और ये बन गया आपका 25K। तो मतलब हमारा जो HP प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 1,25,000, विच इज़ कंपेरेबल विद दिस। तो कभी भी ध्यान रखना, हमारे कैश प्राइस से ज़्यादा ही HP प्राइस होगा, बिकॉज उसके अंदर आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडेड रहता है, राइट। अच्छे से समझना। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो 7,500 है, इसके अंदर ये 7,500 ये है मेरा EMI। दिस इज़ नॉट माई प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज़ माई EMI। तो मैं ये 7,500 EMI कॉलम में लिखती जाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर 2 कंपोनेंट इंक्लूडेड है। और वो कितने में देने वाला है, आई एम सॉरी, आई शुड राइट ओवर हियर, क्योंकि 5 है, 3 हो गए, 4 हो गए, एंड ये फाइनली लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इससे आपको समझ में आ रहा है, ये देखो ये वाला, इससे समझ में आ रहा है यही अमाउंट मेरा EMI कभी भी तुम्हारा HP प्राइस ही बनेगा, कभी भी, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा आप केसेस आगे करोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 इंस्टॉलमेंट बोला गया था। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट उन्होंने बोला 5% इंटरेस्ट कभी भी क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस पे लगाएंगे 5%, राइट, 5%। तो हमारा 1625। तो हमने लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस पे, मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस वो पूरे साल भर पे कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा, एंड दैट इज़ 1625। तो मतलब आप ये समझ सकते हो, ये दोनों ऐड करके जब हमारा 7,500 निकलता है तो आप क्वेश्चन मार्क लेकर अपने आप समझ सकते हो कि 7,500 में इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5,875। अब हम क्लोजिंग बैलेंस जब भी निकालेंगे तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, कभी भी ओपनिंग में से प्रिंसिपल ही लेस होता है टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। सेम वे ऐसा होने वाला है, सेम वे ऐसा होने वाला है। इसमें से भी सेकेंड कंपोनेंट लेस होगा, इसमें भी सेकेंड कंपोनेंट लेस होगा, एंड इसमें से भी सेकेंड कंपोनेंट लेस होगा। डन। तो अब मैं यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, दिस माइनस, मैंने क्या बोल, आई एम सॉरी, हाँ, दिस माइनस
हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने बोला ये हमारा फिक्स रहेगा। कभी भी आप होम लोन लो या कुछ हो तो हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हाई रहता है शुरुआत के सालों में, और प्रिंसिपल अमाउंट का अमाउंट लेस रहता है। तो अभी मैं आपको पूरा सिनेरियो बताऊंगी तो और ज़्यादा क्लियर होगा। एंड यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग। डन। फिर उसके बाद अगेन आप क्या यही इंटरेस्ट निकालोगे, राइट। कैसे निकाला आपने ये इंटरेस्ट, जो ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर 5%, और ये अमाउंट कैसे निकालोगे, सेम कैसे निकला देखो, मेरा ईएमआई में से मेरा इंटरेस्ट लेस होगा तो मुझे मिल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। एंड ये अमाउंट कैसे निकलेगा, दिस आई एम सॉरी दिस माइनस दिस माइनस हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। ग्रेट। अभी ये सब चीज़ हमारा उसमें आ रहा है, नो वरीज। एक बार अगर आप उसको कम करना चाहते हो तो विल डू दैट ऑल्सो। वेट अ मिनट। डन। अब सेम वे हमारा ये अमाउंट कहाँ से होगा, इज इक्वल टू ऑलवेज दिस अमाउंट। समझ में आया, इंटरेस्ट निकलेगा। सम बहुत सिंपल है, आप देखो मैं तो अगर कॉपी पेस्ट करूँ तो मेरा सब कंप्लीट होता जाएगा फटाफट। तो ये देखो, इसको भी मैं एक काम करती हूँ, कम कर देती हूँ। ग्रेट। और ये कॉपी कर रही हूँ एंड आई विल बी गेटिंग द EMI। सेम थिंग आई विल डू फॉर सो दैट इट विल बी हेल्पफुल आप लोगों के लिए। डन। और ये अमाउंट कैसे निकलेगा, आई एम जस्ट डूइंग द कॉपी पेस्ट। आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास एक्सेल है। आप लोग भी एक काम करो, फटाफट कैसी पे कैलकुलेट करते जाओ। ओपनिंग बैलेंस कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हमारा ज़्यादा टेंशन है ही नहीं, राइट। एंड देन वापस से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, राइट। एंड इसको भी मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, और इसको भी आप लोग को फॉर्मूला समझना क्या है मैं बार बार आपको बताती हूँ। अब मैं लास्ट मंथ में आ रही हूँ, लास्ट मंथ या ईयर 7178 मैं क्लोजिंग 7178 ओपनिंग में लिख दी, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर 7178 है यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर आप कितना EMI पे करोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सब कुछ फिगर्स बहुत पॉइंट्स में आ रहा है। जस्ट अ मिनट, आई विल डू दिस ऑल्सो। वेट अ मिनट। डन। 7178 लास्ट का आया। अब आप क्या पे कर रहे हो, अगर आप देखोगे तो 7,500। आपको ये याद रखना है लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कंपोनेंट कभी भी ज़ीरो रहेगा, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे 7178, तो आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर 4678 आ रहा है। और अगर मैं प्रिंसिपल 7178 कर दूँ तो दिस माइनस दिस विल गिव यू ज़ीरो। वेट अ मिनट, मैंने यहाँ ज़ीरो लिखा, राइट। तो अगर आप देखोगे 7,500 में से 7178, तो आपको उल्टा इसके अंदर आपको उल्टा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 7500 माइनस 7178, तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट 322। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर। अब मैं पूरा ओवरऑल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन समझो। ये जो लास्ट है, ये लास्ट, दिस इज ऑलवेज एडजस्टेड, क्योंकि हमें कैसे भी ये सम में, कैसे भी अगर आप ये सम में देखा जाएगा, ये और ये हमारा सेम आना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो क्लोजिंग बैलेंस कभी भी ज़ीरो आना चाहिए। जब क्लोजिंग बैलेंस हमारा ज़ीरो चाहिए तो हमको पता है हमारे ओपनिंग बैलेंस से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी सेम रहेगा, तभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि लास्ट
मंथ में लास्ट 5th ईयर के एंड में हमें पोजीशन मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको ये भी देखना है कि ये दोनों का टोटल ऑलवेज शुड बी मैचिंग विद दिस। करके देख लो, आप दोनों का टोटल आप करोगे, यहाँ मैंने किया है, यहाँ भी समझ में आएगा, ये दोनों का टोटल विल ऑलवेज मैच विद दिस कॉलम। अगर मैच नहीं हुआ तो आपका सम में कहीं प्रॉब्लम है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, दिस इज अगेन वन पॉइंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सेकेंड, ये लास्ट में ये ज़ीरो रहेगा, अगेन यू दिस पॉइंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। देन थर्ड, आपको ये दोनों बैलेंस मैच होना चाहिए, क्योंकि हर बार कभी भी इंटरेस्ट निकलता है तो क्लोजिंग पे निकलता है, और ओपनिंग एंड प्रिंसिपल का ही माइनस करने के बाद क्लोजिंग निकलता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर, ऑल्सो द लास्ट पार्ट, एंड ऑलवेज देयर विल बी एडजस्टमेंट इन द लास्ट मंथ और लास्ट ईयर इंटरेस्ट का। बाकी सब सम में ईजी है, तो इसका मतलब हमें समझ गया व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओवर हियर। We can easily say interest is of 5,000 included in each of the installment. This is a very simple sum. कोई बात नहीं, अगर थोड़ा नहीं समझा तो ये नेक्स्ट लेवल पे और समझ में आएगा, लेकिन आपको जो भी मैंने बोला है उसमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से पिक रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला कि ओपनिंग में से प्रिंसिपल लेस होगा तभी जाकर आपको क्लोजिंग मिलता है। EMI इज़ नथिंग बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। और इंटरेस्ट किस में निकलता है, ऑलवेज इन द ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। अब हम सम पे देखेंगे, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको और उसका आंसर वैसे। अभी ऐसे सम MCQ में भी आते हैं, 3 मार्क 2 मार्क के 4 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ओके, नाउ अगेन वी विल स्टार्ट विद द वन मोर केस when interest is not included in installment. Okay, on 1st Jan 1995 a transport company purchased a motor lorry from a motor supply company on HP basis. So purchasing company is a motor lorry transport company who are purchasing the motor lorry. Cash price आपको दिया है 60,000. 15,000 is being paid on signing the contract, down payment, and the balance in 3 annual installment of 15,000 each. पर ये 15,000 क्या है अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, वेदर इट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट कि EMI अमाउंट। इंटरेस्ट तो हमें निकालना है, ठीक है, ऑन 31st December. In addition to it, interest on 5% per annum was also payable to the vendor on outstanding balance. Obviously outstanding balance मतलब हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनता है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 5% पर एनम। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट ओवर हियर इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सेम वे जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन हमने देखा, एंड इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। इंस्टॉलमेंट इज नथिंग बट EMI एंड ऑल। तो अब हमें सम प्रोसीड करना और समझना है क्या डेटा दिया हुआ है। आई हैव अगेन मेड अ फॉर्मेट ओवर हियर। सो पहले हम ये समझते हैं कि इसका कैश प्राइस उन्होंने दिया है हमें। Just a minute, I'll just make a bigger view of it. हाँ, सो यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ है कैश प्राइस आपके लिए 60,000। डन, 60,000 की चीज़ है। अब उसने बोला कि तुम डाउन पेमेंट में दे दो 15,000, तो उसने डाउन पेमेंट 15,000 दे दिया और बचे हुए इंस्टॉलमेंट में दिया। इंस्टॉलमेंट कितना, 3 इंस्टॉलमेंट 15,000, तो मतलब 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट, तो 45,000। जस्ट विल सी कि टोटल कितना आता है और वो हमारा कैश प्राइस के संग मैच होता है क्या। 45,000 इंस्टॉलमेंट्स में दिया, साथ साथ में DP दे के आया था, सो टोटल 60,000। ओके, तो दिस मीन्स ये ही कैश प्राइस है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये इंस्टॉलमेंट में 15,000 का इंस्टॉलमेंट इज़ नॉट EMI, दैट इज़ बेसिकली ये प्रिंसिपल अमाउंट। लास्ट टाइम के सम में जो मैंने आपको बताया था उसमें 7,500 में EMI भी इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था, तभी हमारा ये टोटल ज़्यादा आया था एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ अभी हमें HP प्राइस नहीं समझ में आया, दिस इज़ अगेन जो मिला दैट इज़ नथिंग बट अ कैश प्राइस। तो अब हमारा सम कैसे होगा, फॉर्मेट विल रिमेन द सेम। 0th ईयर में ऑन द डे व्हेन द एग्रीमेंट हैपन्स हमारा कैश प्राइस से ही सम स्टार्ट होता है, दैट इज 60,000।
हमने EMI और डाउन पेमेंट कितना किया 15,000, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, वही 15,000, बट क्या इसमें इंटरेस्ट है, पहले साल में थोड़ी ना कोई हमसे इंटरेस्ट लेता है। तो दिस मीन्स ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट विल गिव यू क्लोजिंग बैलेंस। अब हमारे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो 15,000 हमें दिया है वो पिछली बार सिंस उसमें इंटरेस्ट ऐड भी था इसीलिए हमने EMI लिखा, लेकिन अभी हमें ये क्लियर हो गया है ये 15,000 सेम ही रहेगा, और इसीलिए अगर जब आप 3 बार ये लिखोगे तो आपको जो टोटल मिलेगा दैट इज़ 60,000। दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू कैश प्राइस, ठीक है। लास्ट टाइम वाले सब में भी आप देखना ये दोनों सेम रहेगा। डन। अब ये भी आपको पता है कैसे इंटरेस्ट निकलता है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कितना 5%, राइट। तो हर बार आपका यही अमाउंट सब में कॉपी पेस्ट होगा। मैंने कर दिया है लेकिन फिर आइडियली नहीं करती हूँ तो ईजी रहेगा सब आप लोग के लिए। नाउ व्हाट विल बी द EMI, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैं इसके फॉर्मूला डाल दूँ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आप कैलसी पे भी कर सकते हैं। डन। तो हमें EMI भी मिल गया। नाउ व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस, आपको पता है इसमें से खाली ओनली एंड ओनली यू हैव टू डिडक्ट प्रिंसिपल अमाउंट। हमें मिल गया 30,000 ओपनिंग बैलेंस। देन वापस से इंटरेस्ट निकालो, जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर आपको कितना लगाना है 5%। देन टोटल ऑफ इट, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का टोटल करेंगे तो हमें 16,500 आया। एंड देन what will be the closing balance, the closing balance for deducting the opening balance by with the principal amount only and will get the closing balance. closing balance next year का opening balance बनेगा। then अब यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, this minus this always will be our ज़ीरो। yes, ज़ीरो आ गया, जो हर बार आपको ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सेम 15,000 के ऊपर लगा दो 5%। इस सब में कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि हमारा प्रिंसिपल EMI हमें ही निकालना है, नहीं तो हर बार निकला हुआ रहता है तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब आप क्लियरली चेक करो कि ये हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट है और हमारा कैश प्राइस ये है, एंड EMI इज़ नथिंग बट HP प्राइस, एंड दैट कम्स टू हमारा HP प्राइस इज़ 64,500। मतलब हमारा HP प्राइस ये होने के वजह से हमें, सिंस हमारे पास उस समय पैसे इतने नहीं थे, उसी वजह से आपको फाइनेंस चार्जेस पे करना पड़ा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा 4,500 रुपये का। समझ में आया? द सम इज़ वेरी इजी, बट बिफोर यू प्रोसीड, बिफोर यू स्टार्ट योर फॉर्मेट, राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वैल्यूज़ कहाँ जाएगा। तो ये भी देखो, ये जो मैंने आपको, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू हियर एज वेल। ये 60,000 और ये मैच हो रहा है, ये ज़ीरो आना चाहिए, ये भी हो रहा है, राइट। और इन दोनों का टोटल, ये दोनों का टोटल शुड ऑलवेज बी दिस इज़ HP प्राइस, और कभी भी ये और प्रिंसिपल माइनस करोगे तो ही आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, ठीक है। दीज आर ऑल द स्टेप यू हैव टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। डन। सो दिस इज़ द वन केस। अभी ऐसे केसेस और भी है, वेट अ मिनट। नाउ अगेन वी विल स्टार्ट वन मोर केस। Here we have to calculate the cash price using the annuity method, right? So what is basically annuity method? Like sometimes क्या होता है, higher purchase cash price of the good is not known. Here we are going to solve this example. Only the installment with the interest or a higher purchase price is given. Under such situation, what we need to do is we have to calculate the cash price in order to find out the interest included in the each installment. तो कैश प्राइस कभी नहीं मिलता और आपको एन्युटी टेबल का मेथड बोला गया है, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल टू फाइंड आउट द कैश प्राइस अमाउंट ऑफ दैट एसेट। सो इसमें कैसा रहता है कि यू हैव बिन गिवन विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपी। इट्स लाइक अ लॉग टेबल जो जनरली मिलता है,
आपको दिया रहता है कि 1 रुपी का 3 इयर्स में 5% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 1 रुपी इज़ व्हाट, तो वो आपको लॉग टेबल जैसा फाइंड आउट करना पड़ता है, और जनरली हमारे सम में तो वो डायरेक्टली दिया रहता है. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दे हैड गिवन विथ 2.72325, राइट. तो अब इसी को यूज़ करते हुए हमें कैश प्राइस निकालना है. सो ऑन 1 जनवरी द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाइज ऑन HP सिस्टम. देखो यहाँ HP सिस्टम का अमाउंट दिया है ₹60,000 पेबल बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कंबाइनिंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो बिन गिवन 5% पर एनम. डन. Now we'll solve this sum. The same format I am still using here, but you have to understand how to find out this opening balance, and this opening balance is a cash price, but in the sum they had given us only with the HP price, and that is also 60,000. और उन्होंने बोला है कि ये 60,000 will be payable in 3 annual equal installment. सो मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट में आप कितना देने वाले हो 20,000. सो दिस इज़ नथिंग बट 20,000 फर्स्ट ईयर, क्योंकि ये HP प्राइस है, तो HP प्राइस का टोटल कभी भी आपको मालूम है तो EMI का टोटल आता है, दैट कम्स टू 60,000. डन. तो ये हमारा बन गया इंस्टॉलमेंट. नाउ व्हाट इज़ द कैश प्राइस. कैश प्राइस कैसे निकलेगा, तो 0th ईयर में कुछ भी नहीं दिया है, कैश प्राइस हमें निकालना है. डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल भी 0 रहेगा. इंटरेस्ट विल ऑल्सो भी 0 एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें वही रहेगा जो कैश प्राइस रहेगा. तो अब मैं निकाल रही हूँ कि बाय यूजिंग द एन्युटी टेबल हाउ टू फाइंड आउट 1 रुपीज़ का अगर आप देखोगे तो हमारा एन्युटी टेबल क्या बोलता है, उसका प्रेजेंट वैल्यू 2.72325, राइट. 7 ये हमारा एन्युटी टेबल का अमाउंट 1 रुपी का प्रेजेंट वैल्यू बोल रहा है, और हमें कितना अमाउंट चाहिए, यही इंस्टॉलमेंट जो 20,000 जाने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू. देन व्हाट यू नीड टू डू ओवर हियर, दिस 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको निकालना है जो आगे आप पे करने वाले हो, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करो. दिस मल्टीप्लाइड बाय 20,000 divided by 1. So amount will be 54,465. This is compounding you are going to use, and 5465. This is nothing but I'm sorry, I have written 4 extra. So 54,465 is nothing but your cash price. ये हमारा जो यूज़ होता है ये कंपाउंडिंग में यूज़ होता है. एवरी ईयर 1 रुपी 5% के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते जाओगे तो आपको क्या अमाउंट आएगा. ओके. नाउ व्हाट हमें मिल गया, ये 54,465. देन अब जब हमें कैश प्राइस मिल गया तो बाकी सम हमारा पूरा ईजी बन जाता है. बट ओनली कॉन्सेप्ट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही एन्युटी टेबल जब आपको सम में दिया रहेगा तो आप उससे कैश प्राइस कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज इट इज़ हैविंग अ कंपाउंडिंग इफेक्ट. 1 रुपये को हर साल अगर 5% से इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमें ये अमाउंट मिलता है. ओके. सो अब हमारा सम काफ़ी इजी बन गया. क्लोजिंग बैलेंस हमारा सेम आएगा, राइट. ओपनिंग बैलेंस भी हमारा सेम आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड हमारा ओपनिंग बैलेंस भी सेम आएगा क्योंकि हमने इस सम में कोई भी DP पेमेंट नहीं किया है. 20,000. अब प्रिंसिपल, अब हम इंटरेस्ट के बारे में आएंगे. इंटरेस्ट उन्होंने क्या बोला था कि यू विल बी गेटिंग अ इंटरेस्ट ऑफ 5%. अब 5% विल बी ऑन दिस अमाउंट, राइट. तो अब मैं 5% इस पे निकाल रही हूँ. वेट अ मिनट. राइट. that comes to first 2723. I'll do one thing, इसके सबके डेसिमल्स कम पहले से कर देती हूँ. देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमारा EMI से आप अगर अपना इंटरेस्ट का कंपोनेंट माइनस करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ प्रिंसिपल, एंड हाउ यू विल बी गेटिंग अ क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल का अमाउंट इज 37,188.
37,188 becomes your opening balance. Again you will कैलकुलेट द इंटरेस्ट का अमाउंट, राइट, एंड वैसे ही इंटरेस्ट का अमाउंट मिला तो ईएमआई से आप अगर इंटरेस्ट लेस करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ प्रिंसिपल अमाउंट, एंड फाइनली ओपनिंग बैलेंस में से यू विल डिडक्ट दैट प्रिंसिपल का अमाउंट. फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग, और ये हमारा क्लोजिंग बन जाएगा ओपनिंग नेक्स्ट ईयर का. देन अगेन यू विल कैलकुलेट. अच्छा, अभी यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट कर देती हूँ. 19,047 ये रहेगा, तभी हमारा ये बैलेंस ज़ीरो आएगा. तो यू विल बी ईजिली गेटिंग द अमाउंट 20,000 में से प्रिंसिपल लेस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द अमाउंट ऑफ 953. सो अब आपको क्लियर हो जाएगा. जस्ट चेक इट दिस वन, ये दोनों का टोटल आपका 60,000 आना चाहिए. ये 60,000 आ गया तो ये बन गया HP प्राइस. दिस बिकम्स योर कैश प्राइस, एंड ऑल्सो दिस इज कैश प्राइस, एंड दिस बिकम्स योर इंटरेस्ट. तो हमारे सम में एन्युटी का टेबल यूज़ करते हुए वी हैड फाइंड इट आउट द एन्युटी द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस. डन. सो ये हमारा एक केस था. विल डू मोर केसेस. लेट्स प्रोसीड विद द न्यू सम. ओके, व्हाट इज गिवन ओवर हियर? Calculation of cash price when the installments are annual. Okay, so we have to find out the cash price. Mr. X purchased a machine on HP system on 1st Jan 2003. He paid 5,000 on spot and 3 annual installment of 5,000 each. Okay, the rate of interest is 5% per annum. Now find out the amount of interest and CP of machine. Okay, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें हायर परचेस प्राइस भी नहीं मालूम है, बस हमें इतना मालूम है कि उसने डीपी कितना दिया है, दैट इज़ 5,000 एंड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट. सो इंस्टॉलमेंट भी क्या दिया है हमें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 ईच, राइट. सो टोटल अमाउंट इज पेड इज़ नथिंग बट 20,000, राइट. अब ये 20,000 क्या है ये हमें समझना है. द पॉइंट इज़ कि just only down payment and they have asked us to find out the CP as well. तो कैश प्राइस भी नहीं है हमारे पास, राइट, इट्स अ क्वेश्चन मार्क. HP प्राइस मुझे नहीं मालूम है, अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क. बट हाँ, हमें क्या मालूम है, इंटरेस्ट रेट दैट इज़ नथिंग बट 5%, राइट. तो ये हमें बेसिकली बताया हुआ है. अब यहाँ पर क्या सीन आता है कि अब कैसे ये सम को स्टार्ट करें, बिकॉज हमें ये मालूम है एक इसमें 0 होगा, एक इसमें 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, बिकॉज 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, राइट. अब ये इंस्टॉलमेंट अगर मैं ये मानूँ कि फिर 5,000 क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इंस्टॉलमेंट ये बोल सकते हो कि इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हो इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इसके अंदर हमें प्रिंसिपल नहीं मालूम है. सो अभी ये अगर क्वेश्चन मार्क है हमारे केस में तो सम कैसे प्रोसीड होगा. बट हमें डीपी अमाउंट मालूम है और यही हमारा 5,000 इज़ आवर द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल. इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं लगता, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस हम नहीं निकाल सकते. ओके, अगर इन्होंने बोला है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, डन. तो अगर ये 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है इंक्लूसिव ऑफ प्रिंसिपल, तो हम इस 5,000 को यहाँ लिख सकते हैं. ग्रेट. तो हमें एटलीस्ट HP प्राइस 20,000 मिलता है, डन. लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है बिकॉज कैश प्राइस नहीं है. प्रिंसिपल अमाउंट पे ही आपका इंटरेस्ट लगता है, सॉरी ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगता है, वो भी आपके पास नहीं है. जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे तो आपको ये पूरा कॉलम आप फिलअप नहीं कर पाओगे. ठीक है. इस टाइप के सम में जहाँ पर आपको कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, राइट, और डिफ़िकल्टी आ रही है एंड यू कांट यूज़ एन्युटी टेबल एज वेल, राइट. ये सम रिवर्स वे में वर्कआउट होगा. रिवर्स मतलब एक हमारा फिक्स रूल है, क्लोजिंग बैलेंस 0 होता है, राइट. अब ये 0 होता है, इसका मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस लेस प्रिंसिपल अमाउंट विल ऑलवेज बी सेम, देन ओनली आवर क्लोजिंग बैलेंस विल बी 0. ठीक है. तो इसका मतलब ये जो 5,000 है, ये जो 5,000 है, इसको हम बोल सकते हैं कितना परसेंट है. दिस इज़ नथिंग बट 105, बिकॉज अगर ये 100% है और हमें बता दिया इन्होंने 5% इंटरेस्ट है और ये भी हमारा 100 निकलने वाला है, राइट.
तभी तो जाकर 100 माइनस 100 करेंगे 0। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, राइट। तो अगर हमें ये पता है कि 5000 इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, तो मीन्स 105 इज नथिंग बट हमारा 5000 अमाउंट, ओके। तो 5 क्या रहेगा, 5 क्या रहेगा, अगेन यू हैव टू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, multiplied by this divided by this, तो this is nothing but 238 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट है, 238, ओके। सो अगर ये 238 है तो हमें ये पता है 5000 में से 238 5000 में से 238 अगर हम लेस करेंगे तो हमें क्या अमाउंट मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। और ये अगर प्रिंसिपल अमाउंट 4762 है तो ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, 4762, राइट। तो हमें लास्ट कॉलम ईजिली मिलेगा। याद रखना, जब भी हमें कैश प्राइस नहीं मिल रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट हाउ द सम विल प्रोसीड, तो आपको रिवर्स तरीके से जाना होगा। रिवर्स में हमारा रूल सेम है। रूल क्या सेम है कि ये दोनों सेम रहता है, तभी हमारा क्लोजिंग बैलेंस 0 रहता है। एंड दिस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। हमें यहाँ इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया, इसीलिए मैंने इसको 105% लिया है, राइट। नाउ अगर ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है तो ये हमारा क्या रहेगा, 4762, क्लोजिंग सेम रहेगा। अब द क्वेश्चन अराइजेज, हम यहाँ पर प्रॉब्लम में आ गए, बिकॉज ये और ये दोनों सेम नहीं रहता है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में ये हमारे कॉलम सेम नहीं रहते, पर हमें अब निकालना है ये 4762 कैसे आता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला हो सकता है 4762 निकालने का, फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि एक चीज़ को आपको x लेना पड़ेगा। मान लो मैंने इसका एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ, ये x है, तो व्हाट विल बी दिस अमाउंट, आपको भी पता है ये क्या रहेगा, x मल्टीप्लाइड बाय 5%, राइट। तो हम इसी पे निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आपको पता है जब ये हमारे पास है और ये हमारे पास है तो ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 5000 माइनस, अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ इंटरेस्ट के साथ, मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, माइनस कॉलम दिस वन स्टार्ट एक्स, जो हमारा अभी हमारा आंसर है। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो, एक्सेल में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए, लेकिन यू कैन ईजिली फाइंड आउट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, राइट। प्रिंसिपल कैसे निकलता है, दिस माइनस दिस, आई हैव डन दिस ओनली। अब आप देखो ये आपका x है, ओपनिंग माइनस प्रिंसिपल विल गिव यू 4762। व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ वन टेबल ओवर हियर, वेट अ मिनट, राइट। अब मैं ये इक्वेशन फॉर्म करने जा रही हूँ, x ये हमारा ब्रैकेट में दैट इज ओपनिंग बैलेंस माइनस 5000 माइनस इंटरेस्ट। अब मैं ये इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.05x, इज इट ओके, बिकॉज मैंने परसेंटेज हटा दिया। व्हाट विल बी दिस आंसर, दिस आंसर विल बी 4762, ग्रेट। अब मैं इस इक्वेशन को, आप भी प्लीज़ इक्वेशन सॉल्व करो, आपको भी समझ में आएगा। मैं इक्वेशन को सॉल्व करने जा रही हूँ, तो देखो x माइनस 5000 ब्रैकेट ओपन, ये प्लस हो जाता है ब्रैकेट ओपन ओपन 0.05x, आई एम फेसिंग सम डिफ़िकल्टी, प्लस प्लीज आप लोग करो 762, डन। तो आपको इसमें से आपको क्या आंसर मिलेगा, 1 माइनस 1.05, राइट। तो आपको आंसर निकालना है, सॉरी 1 प्लस, सो 1.05x, ये आप दोनों को ऐड किए, ये और ये x को, प्लस इज इक्वल टू 4762 प्लस 5000, राइट। मैंने 5000 को इक्वल टू के दूसरे साइड में ले गई, तो x इज इक्वल टू 9762 डिवाइडेड बाय 1.05 एंड विल गिव दिस आंसर। अगर आप x निकालो, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, आई विल डू दैट। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या आंसर आएगा, 9762 9762
डिवाइडेड बाय 1.05, राइट, आपको आएगा 9297. सो हमें आंसर मिला है x का, दैट इज 9297. ओके, तो अब अगर हम ये 9297 करेंगे तो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा क्या हमारा आंसर राइट आ रहा है. तो आई एम रिप्लेसिंग x बाय 9297. अब इसमें 9297 के ऊपर आपको 5% लगाना है. 9297 मल्टीप्लाइड बाय 5% हमें आएगा 460. आई जस्ट रिप्लेस इट 465 कर दूंगी सो दैट थोड़ा सा इजी हमारे लिए रहेगा. आई एम सॉरी, ये वाला 465. एंड नाउ 5000 माइनस 465 विल गिव यू 4537. अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारा आंसर राइट आता है क्या. ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, देख लो हमारा आंसर सेम आ रहा है. क्लियर. तो ये फॉर्मूला, दिस इज नथिंग ग्रेट इन अकाउंट्स प्लीज, दिस इज जस्ट अ लीनियर इक्वेशन आई हैव फॉर्म बाय टेकिंग वन वेरिएबल एज अ एक्स. ओके, बस पीछे जाओ, वापस से हमारा सेम फॉर्मूला यूज होगा 9297. देन अब यही पोजीशन पे हमने पहले x लिया था, आप ये भी चीज़ x ले सकते हो, राइट. अगर मैं इसको x लूँगी तो हमारा थोड़ा सा फॉर्मूला में वेरिएशन आ जाएगा. सो आई एम डूइंग दैट ऑल्सो. एक बार मैं इसमें आपको बताती हूँ, सेम आएगा. देखो अभी हमारा आंसर मैं फटाफट निकाल सकती हूँ, आप इक्वेशन भी बना सकते हो. मैं बताऊँ क्या बनेगा. 1.05x, इट विल रिमेन द सेम. अब पहले मैंने 4762 लिखा था, अब मैं क्या लिखूँगी 9297 प्लस 5000, राइट. समझ में आ रहा है. तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस मैंने इसको 4762 को रिप्लेस कर दिया जो यहाँ पर मैंने लिखा था, राइट. तो मैंने उसको जस्ट रिप्लेस कर दिया. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. कैसे सॉल्व करोगे. 9297 प्लस 5000 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको आप सॉल्व करोगे एंड देन व्हाट विल बी दिस डिवाइडेड बाय 1.05. ग्रेट. तो आपको आंसर आएगा 13,616. तो जस्ट मैं यहाँ रिप्लेस करूँ 13,616. बस हमारा इक्वेशन बन गया. सो आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय 5%. समझ में आया. एंड 5000 माइनस 681. आप क्रॉस चेक कर लो खाली कि आपका अमाउंट सही आया है क्या. येस, द अमाउंट इज सेम अगेन. अब हमारा बन जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस 13,616. और अब आपका ये कितना बन जाएगा 13,000 क्लोजिंग बैलेंस प्लस आपने जो जीपी पे किया था. एंड फाइनल आंसर कैश प्राइस इज 18,616. ये सम एकदम डिफरेंट है, बहुत बार यूज़ होता है, रिवर्स कैलकुलेशन में जाना पड़ता है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी हैव टू प्रोसीड विद द रिवर्स कैलकुलेशन. ओके, सम काफ़ी इजी था और अच्छा था, मैथ्स का ज़्यादा रिक्वायरमेंट था. देन अब हमारे है केस 5. केस 5 क्या बोलता है. कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस व्हेन इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल एट एंड ऑफ 2 years. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन 2 yearly रेस्ट. हर 2 साल पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है. हालांकि हर साल इंटरेस्ट 10% लगेगा, यहाँ पर जैसे मैंने अभी देखा 10% लगेगा, ठीक है. लेकिन कैसे कैसे पेमेंट होगा वो हम डिस्कस करते हैं. सो रमेश परचेज एन एसेट ऑन HP बेसिस, राइट. ही पेड ₹1200 ईच एट द एंड ऑफ 2nd 4/6. क्यों बोला सेकेंड, क्योंकि एंड ऑफ 2 years वो पे कर रहा है. बट इंटरेस्ट इज चार्ज पर एनम ऑन 2 yearly रेस्ट. मतलब हर साल 10% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको जब पेमेंट करना है फर्स्ट ईयर में नहीं करना, सेकेंड ईयर के एंड में करना है. तो मतलब फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का भी 10%, वैसे टोटल मिलके 20%. थर्ड ईयर का नहीं करना है, फोर्थ ईयर के एंड में करना है. सो मीन्स थर्ड ईयर का 10%, फोर्थ ईयर का 10% मीन्स 20%, राइट. यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड CP इंक्लूडेड इन each installment. Okay, so we'll proceed with this sum again.
इसके अंदर भी बहुत इजी है, हमें क्या करना है पहले ये समझना है व्हाट ही पेड ईच एट द एंड ऑफ 1200 उन्होंने वो पे करने वाला है। तो दिस मीन्स एक तो 0th ईयर रहेगा, अब मैं फर्स्ट नहीं लिख रही हूँ, सेकेंड रहेगा, फोर्थ रहेगा, 6 रहेगा, ओके। और उन्होंने बोला है 1200 वो पे करने वाला है इन एवरी ईयर। आई एम सॉरी, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, वेट अ मिनट, डन। 1200 वो पे करने वाला है और 10% 2 ईयरली रेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट CP इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। अब द पॉइंट इज हाउ टू फाइंड आउट। अच्छा, इसके अंदर आई थिंक वन डेटा इज मिसिंग दैट ही हैज़ परचेज इन HP बेसिस रमेश एंड ही हैज़ पेड 1000। एक्चुअली यहाँ डेटा मिसिंग है, आप इसको लिख दो, DP इज़ नथिंग बट 1000 रुपीज़, ठीक है, इतना उसने GP पे किया था और ये हमारा अमाउंट है। तो अच्छा, तो ये DP भी हमें मिल गया, तो हमें अगर देखोगे तो 4600 का अमाउंट मिल चुका है HP प्राइस। इंटरेस्ट अभी हम नहीं जानते, कैश प्राइस का भी हमें प्रॉब्लम है, तो अब हम वापस से सेम कैलकुलेशन में जाने वाले, लेकिन रिवर्स वे में। अब रिवर्स वे में जा रहे बिकॉज हमें कैश प्राइस नहीं दिया है। डन। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, इंटरेस्ट आपके पास नहीं है। अब पॉइंट इज हियर कि ये जो पेमेंट करता है वो देता है हर 2 साल पे, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो इट्स गोइंग टू बी, जैसे लास्ट सम में मैंने 5% लिया था, यहाँ पर भी मुझे 10% लेना चाहिए, बट याद रखना हर 2 साल पे वो पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर वो 10% नहीं रहेगा, इट गोइंग्स टू बी अ 20%। तो अब सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 120% इज योर 1200, सो 20% क्या, तो हमारा फॉर्मूला विल बी दिस, मल्टीप्लाइड बाय 1200 डिवाइडेड बाय दिस, राइट। तो 200, क्लियर। और हमारा ये 200 है, तो ये क्या रहेगा डियर, 1000 रहेगा, और ये 1000 है तो ये भी 1000 रहेगा। डन। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गई कि जो मैंने कल अभी इस सम के पहले जो लीनियर इक्वेशन बनाया था, मैनी बुक्स गोइंग टू गिव यू इवन योर मॉड्यूल ऑल्सो विथ सम फॉर्मूला रहेगा ही रहेगा उसके अंदर में। फॉर्मूला बाद में मैं आपको लिख के भी दिखाती हूँ, एंड ऑफ द सम चैप्टर में फॉर्मूला देती हूँ मैं आपको, बट ट्राई टू अवॉइड मगिंग अप दैट फॉर्मूला बिकॉज वो बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगा और आपको बेसिकली जो लॉजिक है वो कभी क्लियर नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल अप टू यू, आई हैड गिवन माई व्यू, ठीक है। अब ये हमारा बन गया 1000 क्लोजिंग, सेम फॉर्मूला मीन्स माई लॉजिक यू कैन अप्लाई ओवर हियर, वही लीनियर इक्वेशन बना लो। अब हमारा ये बन जाएगा 1.20, राइट, इज इक्वल टू 1.20 इक्वल टू क्या हमारा लीनियर इक्वेशन बनने वाला है इस केस में, जैसे मैंने आपको बताया था 1000 प्लस 1200 का लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और ये 1.2 ये है x, राइट, और इक्वल टू दिस। थोड़ा इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू राइट इन एक्सेल, बट ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। डन। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 1.2, राइट। तो हमें आंसर क्या मिला, 1833। तो आई जस्ट कीप x 1833। अभी क्या प्रैक्टिस करने से आपको भी समझ में आएगा, ये फॉर्मूला फिक्स है, लीनियर इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट आई एम डूइंग, इसके ऊपर निकाल लो 20%, यहाँ पर ध्यान रखना यू हैव टू फाइंड आउट 20%, भूल से भी 10% नहीं आना। तो इसको आप चेंज कर दो आपके इस वैल्यूज़ में, राइट। सो 1200, आई एम सॉरी यहाँ पर, सो दिस माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू 830। अब देखो आपका आंसर प्रॉपर आ रहा है 1833, ग्रेट। बस मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली, 1000 को रिप्लेस कर दूंगी। अगर लॉजिक क्लियर है तो 1000 को, नो रटिफिकेशन प्लीज़, हाँ, आई हैव जस्ट रिप्लेस इट। और मैं यहाँ फॉर्मूला में भी चेंज कर रही हूँ,
1833 plus 1200, right? Or this divided by 1.2. Done. So 2528, I'll write it over here, 2528. That's it. कॉपी पेस्ट कर देती हूँ मैं, आप लोग कैलकुलेट कर लो, राइट? और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देन अब 2528 एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो योर आंसर विल बी, ऐड कर दो, किसको ऐड करोगे? क्लोजिंग प्लस प्रिंसिपल, आई एम सॉरी, डाउन पेमेंट। तो हमारा कैश प्राइस आएगा 3538, राइट? ठीक है। अभी इस केस में अगर आपको ये ही आपका बेसिकली आपका कैश प्राइस जब रिवर्स वे में आपको नहीं दिया होगा, एन्युटी वे में सॉरी, तो आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक आई हैव मेड यू क्लियर, दिस इज़ द मेन केसेस। अभी और 2-3 केसेस है, यू हैव टू चेक इट आउट और आराम से करो, बिकॉज दिस इज़ योर बेसिक, दिस इज़ योर रूट। उसके बाद ही आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा। ओके, वन मोर सम where machine was sold on HP basis on 1st Jan 2003. Okay, so here the point is we have to calculate the interest when interest rate is not given. Okay, 10,000 was paid at the spot and the rest was paid by 4 quarterly installment of 22,000 each. CP price is 90,000. You have to find out the interest included in each of the installment. So here in this case you can see the HP price has been given and cash price is given, but interest and in how much, what is the interest rate is not given over here. So we'll solve this sum. First we will check what is the DP. Down payment it is 10,000, right? And they are paying the installment of 22,000 into 4, right? 4 quarterly installments. So total it will be 88,000 plus 10,000, right? So उन्होंने पूरा का पूरा कितना पे किया? 98,000. But at the same point, just a minute, at the same point the CP of the CP, that is the cost price of the asset, is 90,000. This makes you clear that कि 8,000 difference, and this is HP price, and the 8,000 is nothing but a interest component, right? Now अब आप देखो इसके अंदर कैसे ये इंटरेस्ट होगा। हमें ये पता है कि इनका 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट चल रहा है, 1 2 3 4, राइट? और इंस्टॉलमेंट भी उन्होंने दे दिया है 22,000, राइट? राइट, 22,000 इंस्टॉलमेंट 4 दे दिया है। डीपी आपको दे दिया है, डीपी आपको कितना दिया है? 10,000। तो हमारा एटलीस्ट ईएमआई पता चल गया। अच्छा, अब आपको ये पता चला है कि इन सब का टोटल ये है हमारा ये वाला कॉलम का टोटल 8,000। कैश प्राइस भी आपको समझ में आ गया, दिस इज़ 90,000। और कैश प्राइस का एक डेटा आप कहाँ लिखते हो? यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट आता है, देखो प्रिंसिपल ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये हमको पता है। इंटरेस्ट ज़ीरो रहेगा, सॉरी ये 10,000 रहता है, वो ज़ीरो रहता है। एंड फाइनली दिस इज़ 80,000। हम हर बार सम कैसे स्टार्ट करते हैं? ये 80,000 हम हर बार सम कैसे स्टार्ट करते हैं? ये 80,000 पे परसेंटेज अप्लाई करते हैं। बट हियर दिस 8,000 का परसेंटेज, 8,000 का इंटरेस्ट के लिए कोई परसेंटेज नहीं है, ओनली अमाउंट दिया है। इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू, जब ऐसा कुछ होगा तो आपको ये इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट इन देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओवर द पीरियड। बट द पॉइंट इज़ हाउ यू विल फाइंड आउट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो इसके अंदर आपको जैसे जैसे यूसेज हो रहा है मनी का, वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। सो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, कभी भी आप सम में देखो, पिछले कोई भी सम में मैंने जो भी आपको बताया, इंटरेस्ट कंपोनेंट पहले हाई रहता है एंड धीरे धीरे कम होता है। यहाँ पर भी देखो इंटरेस्ट, ये एक और मैं सम दिखाती हूँ, उसके अंदर अगर देखो इंटरेस्ट कंपोनेंट पहले हाई है फिर धीरे धीरे कम है, एज़ कम्पेयर
प्रिंसिपल पहले कम होता है बाद में हाई होता है। दिस इज़ इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर भी देखो, अगर आपने देखा होगा तो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट हाई है, कम हो गया, एंड प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट कम है, ज़्यादा हो गया। सो व्हाट आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर कि कभी भी EMI पे करेंगे बैंक्स एंड ऑल में, कभी भी इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट पहले ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो अपना अमाउंट, अपना इनकम पहले ले लेते हैं, बाद में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम करते हैं। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे वेटेड एवरेज रेशियो, वेटेड एवरेज मेथड, जहाँ पर हम 4 क्वार्टर्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 4:3:2:1। दिस इज़ अ वेटेड एवरेज रेशियो, एंड 8000 को, क्योंकि फोर्थ कॉम्पोनेंट इज़ द हाइएस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ पेइंग द इंटरेस्ट, तो मैं ये 8000 को मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 4, 5, 10, राइट। तो हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आएगा 3200, एंड व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट, 18,800। बस आप पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट एवरी ईयर का क्या है। जस्ट आई एम चेंजिंग द रेशियो, 3:2:1, देन तो ये आपका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, एंड देन आप इसको माइनस करोगे तो विल बी गेटिंग, राइट, ये भी आ गया। अब आपका ओपनिंग क्लोजिंग भी निकल जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग कैसे निकलेगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो Ctrl+C, इट्स माइनस बिकॉज मैंने ये फिगर यहाँ डाला नहीं है, 61200, राइट, 41,600। सी आई एम यूजिंग द एक्सेल का फीचर, सो मेरे लिए काफ़ी इजी है। आप लोग प्लीज़ कैलसी से कैलकुलेट करिए, एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड। हर एक पॉइंट पे समझो कि हमने ये सब में क्या नया किया। तो यहाँ पर हमने वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करके इंटरेस्ट को डिवाइड किया। देन नाउ अब हम नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट सम समझते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर भी इंटरेस्ट है व्हेन रेट एंड सीपी इज़ नॉट गिवन। अच्छा, पहले तो हमें सीपी भी दे रहा था, सीपी और एचपी तो था हमारे पास, अब यहाँ तो सीपी भी नहीं है और हमको बोल रहा है यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। सो मोटर, Indian Motors sells scooter on HP basis. The terms of payment for the sale of the scooter are 1000 on delivery, 1040 at the end of the first year, 960 at the end of the second year, 880 at the end of the third year. अलग अलग ईयर के आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स बताया जा रहा है। ओके, देन इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंस चार्जेस, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंस चार्जेस। इसके अंदर इंक्लूड है फाइनेंस चार्ज, मतलब इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट, एंड हेंस यू कैन से दैट ये हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस सम अगेन। यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रखो, हमें अलग अलग अमाउंट्स दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट का। सो 0th ईयर एंड आई थिंक स्कूटर आर 1000 ऑन डिलीवरी, तो 0th में आपका 1000 है। देन एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में इट्स योर 1040, एंड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में 960, 1040 at the end of the first year, and 960 is at the end of the second year, and third year it's 880, right, at the end of inclusive finance। ये हमारा बन गया, what you can say this is called as a HP price। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, 1000 on DP, राइट, हाँ। सो अब हमें ना इंटरेस्ट है ना कैश प्राइस है, तो हाउ यू विल सॉल्व दिस सम, जहाँ पर इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, कैश प्राइस भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमें यहाँ एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, पर हमें ये पता है कि इंटरेस्ट का रेशियो कैसा मूव होगा, 3:2:1 के रेशियो में मूव होगा, राइट। तो 3 इंटरेस्ट, राइट, 3 इसको हम लिखेंगे 3i, देन वैसे ही ये बनेगा हमारा 2i,
2i एंड ये बनेगा 1 1i। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन, अब प्रिंसिपल कंपोनेंट आपको भी पता है, प्रिंसिपल कभी भी हमारा सेम रह सकता है, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन क्या बना, देखो p प्लस 3i p plus 3i is equal to 1040, right? और same way p plus 2i is equal to 960, right? अब इस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन, राइट? ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन। बट हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व दिस सम, यहाँ पर अगर याद होगा तो हम ऐसे सॉल्व करते थे, वेट अ मिनट, ये देखो दिस कट, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू, राइट, i इक्वल टू ये दोनों का माइनस, दैट इज 1040 माइनस 960, राइट। अब इसमें आप क्या करोगे, तो i इज इक्वल टू 1040 माइनस 960 अगर आप करोगे तो विल बी गेटिंग 80, राइट। अगर हम i को रिप्लेस कर दे 80 से, तो इस केस में जस्ट अ मिनट, हाँ, सो मैं i को रिप्लेस कर रही हूँ, तो हमारा बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 80, देन सेम वे इसका क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 एंड सेम वे ये बन जाएगा 80। तब आप आराम से p निकाल सकोगे, p क्या रहेगा, दिस माइनस 240 800, राइट। और अगर इसको भी आप माइनस करके देखोगे, दिस माइनस 160 800, क्योंकि p इज़ अ कांस्टेंट ओवर हियर, दिस माइनस 80 कितना 800। अगर आप देखोगे तो ये हमारा बन जाएगा टोटल, और यू कैन ऑल्सो चेक द टोटल 3880। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, जस्ट इंस्टॉलमेंट्स अमाउंट दिया हुआ है, एंड ऑल्सो वी हैव टू अज्यूम दैट p हियर, प्रिज्यूम करना ही पड़ेगा कि p हियर इज़ अ कांस्टेंट एंड द पोर्शन, मतलब वो हमारा इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज वैरिंग, राइट। तो अगर आप देखोगे तो p हमारा कांस्टेंट ही आया है। दिस इज़ वन टाइप ऑफ द सम आई हैड गिवन यू ओवर हियर। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ केसेस। वी हैव डिस्कस ऑल द केसेस नाउ, एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द new part, that is regarding the accounting, all the journal entries, and then we will proceed with the all the sums. Okay, thank you.